अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर एएआईबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात 1 बजे के बाद जारी हुई। इसमें सबसे अहम बात ये सामने आई कि हादसे में किसी तरह की साजिश या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे साफ होता है कि इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकी एंगल या शरारत की भूमिका नहीं थी। एएआईबी की रिपोर्ट में ये संकेत भी दिए गए कि विमान के इंजन के अचानक बंद होने की वजह से किसी तकनीकी खामी या सिस्टम में आई अस्थायी गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि ये केवल प्रारंभिक रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष आने में अभी वक्त लगेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था जो दुर्घटना को टाल सकती थी। इस रिपोर्ट के बाद अब सारा ध्यान तकनीकी पहलुओं और पायलट व ग्राउंड कंट्रोल से जुड़े फैसलों की बारीकी से जाँच करें। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत का छोटा सा कस्बा बर्निहाट, जो असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है, देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। रिपोर्ट में बताया गया पिछले 6 महीने में बर्निहाट में वायु गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब रही, जिसे लंबे समय से भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता रहा है। इस क्षेत्र में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है, लेकिन इसमें पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं हो रहा। कई छोटे बड़े उद्योगों से अनियमित तरीके से धुआं और हानिकारक गैसें निकल रही हैं, जिससे हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कोयले का जलना और आसपास के वन क्षेत्र में हो रही कटाई ने इस संकट को और गंभीर बना दिया। इस रिपोर्ट ने सरकार और पर्यावरण विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि अब प्रदूषण केवल मेट्रो शहरों की समस्या नहीं, बर्निहाट जैसे छोटे शहरों में भी प्रदूषण का ये स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है और तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जबकि दिल्ली अब दूसरे स्थान पर आ गया। बर्निहाट की हवा में प्रदूषकों की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसका मुख्य कारण वहां तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण और उत्सर्जन नियंत्रण की कमी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध जैसे उपाय किए जा रहे हैं, जो वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम कदम है, लेकिन इन उपायों का फोकस केवल वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जब तक अन्य स्रोत जैसे कि उद्योग, निर्माण कार्य और धूल नियंत्रण जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक समग्र रूप से वायु प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ सबसे स्वच्छ शहरों की पहचान की गई, लेकिन उनका नाम इस हिस्से में नहीं दिया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बहुस्तरीय नीति और सभी स्रोतों पर नियंत्रण की आवश्यकता को दोहराई गई। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। 11 जुलाई को खेले गए मुकाबले में भले ही वो सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने विराट कोहली का अहम रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिल अब इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। शुभमन गिल ने अब तक इस दौरे में कुल 601 रन बना लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड में कप्तानी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। गिल की निरंतरता और तकनीकी मजबूती ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उनका अगला लक्ष्य राहुल द्रविड़ का वो रिकॉर्ड है जो इंग्लैंड में एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों से जुड़ा है। अगर शुभमन गिल अपनी फॉर्म बरकरार रखते हैं तो आने वाले मैचों में द्रविड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। ये उपलब्धि न केवल उनके करियर को ऊंचाई देगी, बल्कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास मुकाम दिलाएगी। हरियाणा में मानसून के सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। पानीपत जिले में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बारिश से न केवल इंसानी जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि पशुधन को भी नुकसान पहुंचा। यमुना नदी में तेज बहाव के कारण कई भैंसें बहकर आ गई, जिनमें से कुछ की मौत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि हरियाणा के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और पुराने कमजोर मकानों से दूर रहें। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में डंकी रूट के जरिए युवाओं को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पिहोवा में वीजा एजेंट जसविंदर सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा। इस पर कार्रवाई की वजह ये थी कि जसविंदर सिंह पर आरोप है कि वो अवैध रूप से युवाओं को डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेज रहा था। ईडी ने उसके मकान को बाहर से बंद करवा दिया और कई दस्तावेज जब्त किए। बताया जा रहा है कि ये डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजे गए युवाओं की सूचना के बाद की गई। इस्माइलाबाद क्षेत्र की भी अन्य एजेंट के घर छापेमारी की गई। डंकी रूट का मतलब है अवैध तरीके से जंगलों और जोखिम भरे रास्तों से लोगों को विदेश भेजना। हाल ही में कई लोग अमेरिका से रिपोर्ट होकर भारत लौटे थे, जिनमें से अधिकतर इसी रूट से गए थे। इनकी शिकायतों के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब ईडी ने इस मामले में सख्त कदम उठाए हैं। इसे हरियाणा में फर्जी वीजा एजेंटों की धंधेबाजी पर बड़ी चोट मानी जा रही है।
हरियाणा के रोहतक जिले में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही बाजार में एनसीईआरटी की नकली किताबों की बाढ़ आ गई। दैनिक जागरण की टीम ने एक गुप्त जांच के जरिए खुलासा किया कि लगभग 70% किताबें नकली हैं, जिन्हें असली कीमत पर अभिभावकों को बेचा जा रहा है। नकली किताबों की छपाई बेहद घटिया है और इनमें कई जगह गलतियां भी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और समझ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के सामने आया है कि कई बुक डिपो संचालक जानबूझकर अधिक मुनाफे में लालच में नकली किताबें बेच रहे हैं। अभिभावकों को असली और नकली किताब के फर्क का अंदाजा नहीं होता, वो ठगे जाते हैं। गौरतलब है कि रोहतक जिले में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य हैं और स्कूल इन्हीं किताबों के आधार पर पाठ्यक्रम तय करते हैं। ऐसे में नकली किताबों का उपयोग बच्चों में के भविष्य के साथ बड़ा धोखा है। प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी, ताकि ऐसे गोरख धंधों पर रोक लगाई जा सके और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हाल ही में करण जौहर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें वो बेहद पतले नजर आ रहे थे। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोगों में हैरानी और चिंता दोनों देखने को मिली। कई लोगों ने कयास लगाए कि कहीं करण किसी गंभीर बीमारी से तो नहीं जूझ रहे। इन चर्चाओं के बीच करण जौहर ने खुद सामने आकर इस ट्रांसफॉर्मेशन पर चुप्पी तोड़ी और पूरी सच्चाई बताई। करण ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव की मदद से वजन कम किया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्होंने खुद को फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए लिया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्हें खुद को लेकर असंतुष्टि महसूस हो रही थी। करण ने ये भी कहा कि लोग बिना सोचे समझे किसी की हेल्थ को लेकर अफवाहें फैलाने लगते हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं। उनके इस बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर उन्हें फिटनेस आइकन कहकर तारीफ करनी शुरू कर दी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में जहां रोमांच अपने चरम पर है, वहीं एक कैच ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमटी, जबकि भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 145 रन बना लिए। इस दौरान करुण नायर ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। वो बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हो गए। विवाद तब खड़ा हुआ जब जो रूट को एक शानदार कैच देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ये कैच तकनीकी रूप से उनका 180वां कैच था, जिससे वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले नॉन कीपर खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर पहुंच गया। लेकिन इसी कैच को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ विशेषज्ञों और फैंस का मानना है कि गेंद जमीन को छू गई थी और रूट ने उसे क्लीन कैच की तरह दिखाया। सोशल मीडिया पर रूट पर बेईमानी का आरोप लगाया जा रहा है और बहस छिड़ गई कि क्या ये कैच वाकई वैध था। फिलहाल अंपायरों का फैसला अंतिम है, लेकिन विवाद ने मैच को और अधिक रोचक बना दिया है। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म प्यासा को लेकर एक बेहद दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। इस फिल्म के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ने शुरुआत में इसके मुख्य किरदार के लिए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को साइन किया था। दिलीप कुमार उस दौर के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और गुरुदत्त चाहते थे कि उनकी फिल्म को एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार ने फिल्म साइन करने से पहले कुछ शर्तें रखी, जिन्हें गुरुदत्त ने खुशी खुशी मान लिया। उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलावों की भी मांग की, ताकि उनका किरदार और अधिक दमदार लगे, लेकिन फिल्म की रचनात्मक दिशा को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। गुरुदत्त अपने विजन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, जबकि दिलीप कुमार अपनी शर्तों पर अड़े थे। आखिरकार इन मतभेदों की वजह से गुरुदत्त ने खुद ही फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया और दिलीप कुमार को फिल्म से बाहर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यही निर्णय प्यासा को एक क्लासिक बना गया और गुरुदत्त के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक शुमार कर दिया गया।